शनाया चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान सजाए अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में शादी के ख्वाब चमक रहे थे। दिल बेहद खुश था। फिर जैसे ही पार्लर वाली ने फुल बॉडी वैक्स का जिक्र किया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। हाथ ठंडे पड़ गए, कदम वहीं रुक गए। शनाया ने धीमी आवाज़ में कहा, ये सब करवाना ज़रूरी है क्या? मारिया हंसने की कोशिश करती हुई उसके पास आई। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूरी है मेरी बहादुर दुल्हन। कुछ नहीं होता। 6 महीने पहले मेरी भी तो शादी हुई थी, मैंने भी सब कुछ करवाया था, अब इतना भी मत डरो। शनाया ने परेशान लहजे में कहा, तुम आसानी से बोल रही हो, बर्दाश्त तो मुझे करना है, मेरा दिल अभी से घबरा रहा है। मारिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस चंद मिनट की बात है, फिर खुद ही हंसोगी। शनाया ने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ। मारिया बाहर कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हे सुकून से गुजरे, फिर अचानक अंदर से एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। शनाया की आवाज़ आई, आय हाय भगवान, ये क्या कर दिया? पार्लर में मौजूद लड़कियां हंसी दबाने लगीं। मारिया ने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया और हंसते हुए कहा, अभी तो शुरुआत हुई है। कुछ लम्हे बाद एक दूसरी चीख सुनाई दी। शनाया ने ज़ोर से कहा, बस अब नहीं हो रहा। मारिया अपनी हंसी पर काबू ना रख सकी। कुर्सी पर बैठे बैठे दोहरी हो गई। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा आहिस्ते से खुला। शनाया बाहर निकली। चेहरा लाल था, आंखों में पानी भरा हुआ था। चलने का अंदाज ऐसा था जैसे हर कदम बहुत मुश्किल से उठा रही हो। मारिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ज़ोर से हंस पड़ी। मारिया ने हंसते हुए कहा, अंदर तो मेरी सहेली गई थी, ये पेंगुइन की तरह कौन चलता हुआ आ रहा है? शनाया ने मुंह बनाकर कहा, हंस लो जितना हंसना है, तुम्हें तो सब याद होना चाहिए, तुम भी 6 महीने पहले ये सब बर्दाश्त कर चुकी हो। मारिया ने शरारती अंदाज में कहा, ये सब तो कुछ भी नहीं, जो अभी तुमने इतनी चीखें मारी हैं, शादी वाली रात तुम्हारा क्या होगा? मारिया अपनी ही बात पर हंसने लगी। शनाया ने शर्माते हुए कहा, बस अब चलो यहाँ से, एक लफ्ज़ भी मत बोलना। मारिया ने छेड़ते हुए कहा, मैं तो अभी से सोच रही हूँ ईशान भैया कितने हैरान होंगे। शनाया ने जल्दी से कहा, खामोश रहो, कोई सुन लेगा। पार्लर से निकलते ही दोनों शॉपिंग मॉल की तरफ चल पड़ी। दुल्हन का जोड़ा, जूतियाँ, ज्वेलरी, मेहंदी का सामान, मेकअप की चीज़ें एक एक करके ख़रीदती रहीं। हर नई चीज़ देखकर शनाया के चेहरे की खुशी बढ़ती जा रही थी। हर लम्हा उसे यही एहसास दिला रहा था कि उसके ख्वाब हकीकत बनने जा रहे हैं। रात गए, वो सारा सामान लेकर घर पहुंची। कमरे में आते ही बिस्तर पर बैठी, मोबाइल हाथ में लिया। स्क्रीन रोशन हुई। ईशान के कई मैसेजेस मौजूद थे। शनाया के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। ईशान ने लिखा, कहाँ गायब थी, पूरा दिन इंतज़ार करता रहा। शनाया ने लिखा, आज दुल्हन बनने की तैयारी चल रही थी, बहुत जुल्म हुआ मेरे साथ। ईशान ने लिखा, इतनी तकलीफ़ हुई। शनाया ने लिखा, मत पूछो, आज मुझे लगा मैं बच नहीं पाऊँगी। ईशान ने लिखा, अब इतनी भी ड्रामेबाज मत बनो। शनाया ने लिखा, तुम्हें हंसी आ रही है, यहाँ मेरी जान निकल गई थी। ईशान ने लिखा, बदले में आइसक्रीम खिला दूँगा। शनाया ने लिखा, सिर्फ आइसक्रीम से काम नहीं चलेगा। ईशान ने लिखा, जो हुक्म मेरी होने वाली पत्नी देव। ये जुमला पढ़ते ही शनाया के गाल लाल हो गए। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो मोबाइल सीने से लगाकर मीठा सा मुस्कुराई। उसके दिल में वाकई लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि बचपन से जिस कज़न को वो खामोशी से पसंद करती आई थी, चंद ही दिन बाद वो हमेशा के लिए उसका होने वाला था। शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए थे। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ कपड़ों के डब्बे, तोहफे, मेहंदी की खुशबू और रिश्तेदारों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शनाया के चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसके दिल में एक ही खुशी थी, वो उस शख्स की दुल्हन बनने वाली थी जिसे वो बरसों से चाह रही थी। शनाया रोज़ रात को ईशान से बात करती थी। दोनों जानते थे कि उनके परिवार में लव मैरिज का कोई रिवाज नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी मोहब्बत को कभी जाहिर नहीं होने दिया था। हर कदम बहुत एहतियात से उठाया, हर बात ऐसे की जैसे ये रिश्ता सिर्फ बड़ों की पसंद से तय हुआ हो, किसी को ज़रा बराबर शक ना हुआ, और यही बात दोनों की सबसे ज़्यादा खुशी देती। मगर कहते हैं ना, मोहब्बत जितनी सच्ची होती है उसके दुश्मन भी कहीं ना कहीं ज़रूर होते हैं। एक ऐसा साया भी उन दोनों की खुशियों के गिर्द मंडरा रहा था जिसके बारे में न शनाया को खबर थी न ईशान को। रात के वक्त मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। शनाया ने लिखा, मुझे हमेशा से लव मैरिज करने का शौक़ था, किस्मत देखो बिना किसी को पता चले अपनी पसंद भी मिल गई। ईशान ने लिखा, किस्मत ने साथ दिया, वरना हमारे घर वाले कभी मानते नहीं।
ईशान ने लिखा, मैं भी कोई इतना भोला भाला नहीं हूँ, शादी हो जाए फिर पता चलेगा मैं कितना भोला हूँ। शनाया ने लिखा, हाँ मुझे सब पता है, इस मामले में तो तुम बहुत बड़े शैतान हो। ईशान ने लिखा, अभी से इतनी जानकारी है। शनाया ने लिखा, फ़िक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे बराबर हूँ। ईशान ने लिखा, फिर तो मुकाबला दिलचस्प रहेगा। शनाया ने लिखा, मुकाबला नहीं प्रेम होगा। इस मैसेज के बाद दोनों देर तक मुस्कुराते रहे, आने वाले दिनों के ख्वाब देखते रहे। फिर वो दिन भी आ गया जिसका दोनों को बरसों से इंतज़ार था। शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल को रोशनियों से सजा दिया गया। सुनहरे झूमर चमक रहे थे, फूलों की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। 400-500 मेहमान हॉल में मौजूद थे। हर तरफ बधाइयों की आवाज़ गूंज रही थी। मंडप और स्टेज नहायत खूबसूरती से सजाया गया था। सबकी नज़रें दुल्हन के इंतज़ार में थीं। दुल्हन के कमरे में शनाया आईने के सामने बैठी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल रंग का डिज़ाइनर लहंगा पहना हुआ था, पीछे डोरियों वाला ब्लाउज़ था, बारीक काम वाला दुपट्टा सर पर रखा हुआ था। गहने उसकी खूबसूरती को मज़ीद निखार रहे थे। मारिया ने जैसे ही उसके लिबास को गौर से देखा, उसकी आंखें फट गईं। मारिया ने हंसते हुए कहा, ये किस किस्म के कपड़े हैं? ऐसे कपड़े हमारे यहाँ कौन पहनता है? शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, नीचे लहंगा ही है, बस ऊपर थोड़ा अलग स्टाइल रखवाया है। मारिया ने शरारती अंदाज में कहा, ये पीछे डोरियाँ क्यों? शनाया ने शर्माते हुए कहा, ईशान को ऐसी ही पसंद थी। मारिया ने हंसते हुए कहा, हाँ डोरियाँ भी तो वही खोलेगा। शनाया ने फ़ौरन कहा, और कौन खोलेगा? क्या पड़ोसी खोलेगा? ये सुनकर दोनों ज़ोर से हंस पड़ी। मारिया ने कहा, तुम वाकई बहुत शरारती हो। शनाया ने हंसते हुए कहा, पसंद की शादी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ख्वाहिशें भी तो पूरी होनी चाहिए। मारिया ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी शादी हो जाना ही बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने के बराबर है। शनाया ने आहिस्ता से कहा, ये बात तो सच है। मारिया ने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा, चलो अभी इसको अच्छी तरह कवर कर देते हैं, किसी को क्या पता चलेगा पीछे से कैसे कपड़े पहने हुए हैं। शनाया ने कहा, वैसे भी ईशान के अलावा किसी ने देखना तो है नहीं। मारिया ने कहा, बस अब खामोशी से बैठी रहो, कहीं दुपट्टा दोबारा न सड़क जाए। मारिया बार बार उसका दुपट्टा सही कर रही थी, बालों को संवार रही थी। शनाया के हाथ खुशी से कांप रहे थे। दिल की धड़कन हर गुजरते लम्हे के साथ तेज़ हो रही थी। पंडित जी मंडप में पहुंच चुके थे। पूजा और रस्मों की तैयारियां मुकम्मल थीं। दोनों परिवार खुश थे। मेहमान मुस्कुरा रहे थे। किसी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में ऐसा कुछ होने वाला था जो इस खुशियों भरे माहौल को हमेशा के लिए बदल देगा। शादी के बैंक्वेट हॉल की रोशनियां पहले की तरह जगमगा रही थी। मेहमान अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे। बच्चों की हल्की हल्की आवाज़ें, फूलों की खुशबू, बर्तनों की खनक, सब कुछ एक खूबसूरत समारोह का एहसास दिला रहा था। स्टेज के करीब पंडित जी अपनी जगह पर बैठे सामग्री और रस्में तरतीब दे रहे थे। परिवार के बुज़ुर्ग आहिस्ता आहिस्ता उनके गिर्द जमा हो रहे थे। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सब लोग तैयार हैं तो विवाह की रस्में शुरू करते हैं। दोनों परिवार के बुज़ुर्ग हाँ में सर हिलाने लगे। इसी दौरान हॉल के पिछले हिस्से में दो नौजवान अपने मोबाइल की स्क्रीन को हैरानी से देखने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे के कान में कुछ कहा। उनके चेहरों की मुस्कुराहट चंद लम्हों में गायब हो गई। चंद कदम के फासले पर खड़े एक और शख्स के मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन देखी, फिर फ़ौरन नज़रें झुका ली, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया हो। हॉल में अभी तक संगीत की मध्यम आवाज़ चल रही थी। मेहमान एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मगर अब फुसफुसाहट का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था। एक आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, ये क्या भेजा है? दूसरे ने हैरानी से कहा, यकीन नहीं आ रहा। पहले ने कहा, किसी और को भी आया है। चंद लम्हों में कई मोबाइल एक साथ बजने लगे। हर तरफ लोग अपनी स्क्रीन्स की तरफ देखने लगे। किसी के चेहरे पर हैरत थी और किसी के चेहरे पर बेयकीनी। किसी की पेशानी पर शिकन उभर आए। फुसफुसाहट अब कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने लगी। कुछ लोगों ने स्क्रीन देखते ही मोबाइल बंद कर दिया। एक औरत ने घबरा कर कहा, राम राम, ये क्या है? दूसरी ने कहा, ये क्या मुसीबत आ गई? एक बुज़ुर्ग ने कहा, मैं ऐसी चीज़ें देखना भी नहीं चाहता। रफ्ता रफ्ता वही तस्वीरें अलग अलग लोगों के मोबाइल तक पहुंचने लगी, जिनमें शनाया जैसी नज़र आने वाली एक लड़की इंतहाई नामुनासिब कपड़ों में दिखाई दे रही थी। साथ कुछ मुख्तसर वीडियोस भी सर्कुलेट कर रही थी। किसी को ये मालूम नहीं था कि यह हकीकत थी या किसी की घटिया साजिश, मगर देखने वालों के चेहरों पर हैरत साफ नज़र आ रही थी।
कुछ लोग बिना कुछ कहे मोबाइल आगे बढ़ा देते, कुछ देखने से ही इनकार कर देते। फुसफुसाहट अब स्पष्ट वाक्यों में बदलने लगी थी। एक आदमी ने कहा, ये तो दुल्हन लग रही है। दूसरे ने कहा, भगवान खैर करे। तीसरे ने कहा, अगर ये सच हुआ फिर? बात आहिस्ता आहिस्ता शान के पिता तक भी पहुंच गई। उन्होंने हैरानी से मोबाइल लिया, स्क्रीन पर नज़र डाली, फिर उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने फ़ौरन मोबाइल अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा दिया। ईशान की माता ने जैसे ही मोबाइल देखा, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने गुस्से भरे लहजे में कहा, ये क्या देख रही हूँ मैं? उनके आसपास खड़े रिश्तेदार भी परेशान हो गए। चंद लम्हों बाद वही फ़ोटोज़ ईशान के मोबाइल पर भी आ पहुँची। उसने स्क्रीन खोली, चंद सेकंड्स तक खामोश रहा। उसके चेहरे से सारी रौनक गायब हो गई। उसने दोबारा गौर से देखा, फिर जैसे उसकी सांस ही रुक गई। दुल्हन के कमरे में अभी तक शनाया अपनी सहेलियों के बीच बैठी हुई थी। वो आने वाले खूबसूरत लम्हों के बारे में सोच रही थी, मगर अचानक उसने महसूस किया कि बाहर का शोर बढ़ने लगा है। पहले हल्की आवाज़ें आईं, फिर कई लोगों की एक साथ बोलने की आवाज़, फिर किसी के गुस्से से बुलंद होने वाला वाक्य। मीरा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मीरा ने परेशानी से कहा, लगता है बाहर कोई समस्या हो गई है। शनाया ने हैरत से कहा, कैसी समस्या? मीरा ने कहा, अभी देख कर आती हूँ। मीरा जल्दी से बाहर निकली। चंद मिनट बाद वापस आई तो उसके चेहरे की सारी रंगत उड़ चुकी थी। हाथ कांप रहे थे, आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। शनाया ने घबरा कर कहा, क्या हुआ मीरा? मीरा ने धीमी आवाज़ में कहा, बाहर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। शनाया ने बेचैनी से कहा, आखिर बात क्या है? मीरा ने लरसती आवाज़ में कहा, किसी ने तुम्हारे नाम से कुछ तस्वीरें सबके मोबाइल्स पर भेज दी हैं। शनाया चंद लम्हों तक खामोश बैठी रही। उसे लगा शायद वो गलत सुन रही है। शनाया ने आहिस्ता से कहा, यह नामुमकिन है। इसी लम्हे बाहर से एक महिला की बुलंद आवाज़ सुनाई दी। ईशान की ताई ने गुस्से से कहा, ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। ये वाक़या सुनते ही दुल्हन के कमरे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। चंद लम्हे पहले तक खुशियों से भरे इस मंडप पर अब खामोशी, खौफ, आरोप, फुसफुसाहट और गुस्से का ऐसा साया छा चुका था जिसने हर मुस्कान को निगल लिया था। शादी के हॉल की चंद लम्हे पहले वाली रौनक अब किसी डरावने ख्वाब में बदल चुकी थी। रोशनियाँ अब भी वैसी ही थीं, फूल अब भी वैसे ही सजे थे, पंडित जी अब भी अपनी जगह मौजूद थे, मगर हर चेहरे पर खुशी की जगह हैरत, गुस्सा, खौफ और बेयकीनी ने ले ली थी। हर तरफ फुसफुसाहट थी, हर हाथ में मोबाइल था, हर नज़र किसी न किसी स्क्रीन पर जमी हुई थी। दुल्हन ने कमरे का दरवाज़ा खोला। शनाया लरसते कदमों के साथ बाहर आई। उसकी आंखें बार बार लोगों के चेहरों पर जा रही थी। किसी की नज़र में हमदर्दी नहीं थी, किसी की नज़र में विश्वास नहीं था। हर शख्स उसे ऐसे देख रहा था जैसे चंद लम्हों में वो एक इज़्ज़तदार लड़की से एक कलंक बन चुकी हो। मीरा ने कांपते हाथों से मोबाइल उसके सामने किया। शनाया ने जैसे ही स्क्रीन पर नज़र डाली, उसका पूरा वजूद लरस गया। शनाया ने टूटती हुई आवाज़ में कहा, ये मैं नहीं हूँ। उसने बेख्तियार दूसरा मोबाइल पकड़ा, फिर तीसरा। हर स्क्रीन पर वही तस्वीरें थीं, वही वीडियोस। शनाया ने रोते हुए कहा, भगवान के लिए मेरी बात सुने, ये मैं नहीं हूँ। किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा अधर्म किया है। मगर उसकी आवाज़ शोर में दबती जा रही थी। एक औरत ने कहा, वीडियो तो साफ नज़र आ रही है। दूसरी ने कहा, आजकल सब यही कहते हैं। एक बुज़ुर्ग ने अफसोस से कहा, हे राम, ये क्या कलयुग आ गया। शनाया एक एक शख्स के सामने जाकर अपनी सफाइयाँ देती रही। शनाया ने कहा, भगवान की कसम ये झूठ है, मैं ऐसी नहीं हूँ। मगर जवाब में सिर्फ खामोश नज़रें मिलती या फिर मुंह फेर लिया जाता। दूसरी तरफ महेंद्र जी की हालत हर गुज़रते लम्हे के साथ ख़राब होती जा रही थी। वो कुर्सी पर बैठे थे, हाथ सीने पर रखे हुए थे, सांस बेतरतीब हो रही थी। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, ये सब हुआ कैसे? महेंद्र जी ने भारी आवाज़ में कहा, मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया? उनके करीबी रिश्तेदार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। किसी के पास जवाब नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि ये तस्वीरें पहली बार किसके मोबाइल पर आईं, किसने भेजी, कहाँ से आईं, किसने शुरुआत की। सिर्फ चंद मिनटों में वो हर मोबाइल तक पहुँच चुकी हैं। शनाया परिवार की सबसे पढ़ी लिखी लड़कियों में शुमार होती थी। उसके संस्कारों की मिसालें दी जाती थी। उसके लिए पहले भी कई रिश्ते आए थे, कई लोगों को इनकार किया गया था। कुछ रिश्तेदार आहिस्ता आहिस्ता ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि एक आदमी ने कहा, शायद जिन लोगों ने पहले इनकार सुना था उन्हीं में से किसी ने ये सब किया हो। दूसरे ने कहा, मगर
वो लोग तो शादी में भी नहीं आए, पहले ने कहा। दुश्मन सामने आकर वार नहीं करते। शनाया सतत रोते जा रही थी। उसे अचानक एक ही ख्याल आया, ईशान। वो तेज़ी से लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए उसकी तरफ बढ़ी। ईशान एक तरफ खामोश खड़ा था, उसके हाथ में भी मोबाइल था। वो सतत ज़मीन को देख रहा था। शनाया ने रोते हुए कहा, ईशान मेरी तरफ देखो, तुम तो जानते हो ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ। ईशान खामोश रहा। शनाया ने उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा, कुछ तो बोलो, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर विश्वास है ना? ईशान ने आहिस्ता से अपना बाजू छुड़वा लिया। शनाया ने बेबसी से कहा, मेरी आंखों में देखो, एक बार मेरी बात सुन लो। ईशान ने पहली बार नज़रें उठाई, मगर उन नज़रों में पहले वाली मोहब्बत मौजूद नहीं थी। ईशान ने सर्द लहजे में कहा, तुम जैसी लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। ये शब्द शनाया के दिल पर किसी तेज़ धार हथियार की तरह लगे। शनाया ने रोते हुए कहा, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। ईशान ने कहा, आज के ज़माने में किसी लड़की की ऐसी वीडियो वायरल हो जाए, फिर उसकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता। शनाया ने कहा, तुमने मेरी बात सुने बिना फ़ैसला कर लिया। ईशान ने कहा, मेरी माँ ठीक कह रही थी, ये शादी नहीं हो सकती। ये कहकर उसने अपना रुख मोड़ लिया। शनाया वहीं साकित खड़ी रह गई। जिस इंसान के साथ उसने ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था, जिसके साथ हर रात भविष्य की बातें की थी, जिसके लिए हर मुश्किल बर्दाश्त की थी, आज उसी ने चंद लम्हों में उसका हाथ छोड़ दिया था। इधर ईशान की माताजी ने बुलंद आवाज़ में वापसी का ऐलान कर दिया। बारात में आए लोग एक एक करके हॉल से निकलने लगे। चंद मिनट पहले जो लोग बधाइयाँ दे रहे थे, अब खामोशी से गाड़ियों की तरफ जा रहे थे। क्योंकि दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार थे, इसलिए शनाया की पितृपक्ष के अक्सर लोग भी उन्हीं के साथ वापस चले गए। हॉल आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। सिर्फ शनाया के मातृपक्ष वाले चंद करीबी लोग बाकी रह गए थे। मीरा स्थित शनाया के साथ बैठी थी। वो उसकी हथेलियां मल रही थी, पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर शनाया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर महेंद्र जी की सांस मज़ीद बेतरतीब होने लगी। उनके चेहरे पर जर्दी फैलती जा रही थी। इसी लम्हे हॉल के प्रवेश द्वार की तरफ से चंद लोगों की नज़रें एक साथ उठी। काले रंग के नफीस सूट में मलबूस एक वजाहतदार शख्स अपने 2 सहायकों के साथ तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुआ। वो गालिबन ऊपर की मंजिल से नीचे आया था। इसी होटल के एक फ्लोर पर उसकी बिजनेस मीटिंग जारी थी। वापसी के दौरान उसने नीचे असाधारण हंगामा देखा। इस सिचुएशन ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो करीब आया, उसकी नज़रें बेख्तियार शनाया पर जा ठहरी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें लाल थीं, मेहंदी लगे हाथ कांप रहे थे। उसने एक लम्हे के लिए जैसे उसे पहचानने की कोशिश की। ये वही लड़की थी जिसे उसने कई महीने पहले एक कॉलेज के फंक्शन में देखा था। उस दिन शनाया ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा था, ज़रा रास्ता दे दीजिए। वो मुख्तसर सा वाक़या आज भी उसे याद था। वो शख्स था आदित्य सिंघानिया, शहर का प्रसिद्ध व्यापारी परिवार का नाम। वो सीधा महेंद्र जी के पास आया। आदित्य ने प्रशांत लहजे में कहा, क्या हुआ है आपको? किसी ने मुख्तसर पूरा घटनाक्रम उसे बताया। आदित्य चंद लम्हों तक खामोश खड़ा रहा, फिर उसने एक नज़र शनाया की तरफ देखा। वो लड़की बार बार यही कह रही थी, ये मैं नहीं हूँ। आदित्य ने दोबारा महेंद्र जी की तरफ देखा। उनकी हालत सतत बिगड़ रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, आदित्य ने कहा, मेरी बात गौर से सुनिए, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगा। महेंद्र जी ने बेजान नज़रों से उसकी तरफ देखा। आदित्य ने कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपकी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। आसपास खड़े सब लोग हैरत से आदित्य को देखने लगे। आदित्य ने कहा, मैं एक बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ, मैं किसी धोखे के साथ रिश्ता नहीं बनाता। मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक वारिस चाहिए, इसलिए मैं ये फ़ैसला इस वक्त कर रहा हूँ। महेंद्र जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके सामने एक तरफ बरसों की इज्जत बिखरी पड़ी थी, दूसरी तरफ बेटी का भविष्य। उन्होंने चंद लम्हे आसमान की तरफ देखा, फिर कांपते हुए हाथों से आदित्य के हाथ पकड़ लिया। महेंद्र जी ने भराए हुए लहजे में कहा, मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। हॉल अब तकरीबन खाली हो चुका था। चंद कुर्सियाँ उल्टी पड़ी थीं, कुछ फूल मेज़ पर बिखर गए थे। रोशनी अभी वैसी ही थी, मगर खुशियों की जगह एक अजीब सी वीरानी ने ले ली थी। चंद लम्हे पहले जहाँ कह कह गूंज रहे थे, वहाँ अब सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता होने वाली बातें सुनाई दे रही थी। महेंद्र जी काफ़ी देर तक खामोश बैठे रहे। उनकी नज़रें सतत ज़मीन पर जमी हुई थी। चेहरे पर टूट जाने की स्थिति साफ दिखाई दे रही थी।
वो एक बार भी शनाया की तरफ नहीं देख रहे थे। चंद लम्हों बाद उन्होंने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से कहा। महेंद्र जी ने कहा, शनाया को बुलाओ। मीरा दिल थामकर दुल्हन के कमरे में गई। शनाया अब भी वहीं बैठी थी, मेहंदी लगे हाथ गोद में रखे हुए, आंखों से आंसू सतत बह रहे थे, काजल पूरे चेहरे पर फैल चुका था। मीरा ने धीमी आवाज़ में कहा, चलो पिताजी बुला रहे हैं। शनाया ने टूटे हुए लहजे में कहा, क्या ईशान वापस आ गया? मीरा खामोश रही। शनाया ने फिर कहा, कुछ बोलो ना। मीरा ने सिर्फ इतना कहा, चलो। शनाया आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई। महेंद्र जी उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा भी था, दुख भी, शर्मिंदगी भी, मगर प्रेम कहीं दब कर रह गया था। शनाया ने रोते हुए कहा, पिताजी मेरी बात सुन लें, भगवान के लिए मैं निर्दोष हूँ। महेंद्र जी ने नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। शनाया ने कहा, पिताजी एक बार मेरी तरफ देखें। उन्होंने फिर भी उसकी तरफ ना देखा। महेंद्र जी ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा विवाह होगा। शनाया चंद लम्हे उन्हें देखती रह गई। शनाया ने हैरत से कहा, किससे? महेंद्र जी ने कहा, आदित्य सिंघानिया से। शनाया ने बेख्तियार कहा, क्या? महेंद्र जी ने कहा, जो कहा है वही होगा। शनाया ने रोते हुए कहा, पिताजी मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? महेंद्र जी ने कहा, खामोश रहो। शनाया ने कहा, मेरी बात तो सुन ले। महेंद्र जी ने गुस्से से कहा, आज बहुत बातें सुन ली। शनाया ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। महेंद्र जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। उनके दिल में खौफ बार बार जन्म ले रहा था। वो अपनी बेटी को जानते थे, मगर आज जो कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ उसने उनके विश्वास को इतना हिला कर रख दिया था। वो खुद से यही सवाल कर रहे थे, क्या मैंने इसे बहुत ज़्यादा आज़ादी दी? क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई? क्या वाकई मुझसे कोई गलती हुई? ये सवाल उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। शनाया ने रोते हुए कहा, पिताजी भगवान के लिए मेरी कसम खा लें, मैं निर्दोष हूँ। महेंद्र जी ने कहा, अब कस्मों से कुछ नहीं होगा। पंडित जी दोबारा अपनी जगह पर आ बैठे। आदित्य खामोशी से सामने मौजूद था। उसके चेहरे पर ना खुशी थी, ना मुस्कान, ना किसी सफलता का एहसास, सिर्फ गंभीरता थी। शनाया वहीं खड़ी सतत हो रही थी। शनाया ने कहा, मैं ये विवाह नहीं करना चाहती। महेंद्र जी ने सख्त आवाज़ में कहा, बैठ जाओ। शनाया ने कहा, पिताजी प्लीज़। महेंद्र जी ने पहली बार बुलंद आवाज़ में कहा, बैठ जाओ। शनाया सहम गई। वो खामोशी से बैठ गई। उसकी हिचकियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पंडित जी ने फेरे और 7 वचनों के मंत्र पढ़ना शुरू किए। शब्द हाल में गूंजने लगे। शनाया की श्रावण शक्ति जैसे बंद हो चुकी थी। वो सिर्फ रोती जा रही थी। जब स्वीकार करने का वक्त आया, चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही। महेंद्र जी ने सख्त लहजे में कहा, जवाब दो। शनाया ने आंसू साफ किए। उसके होंठ कांप रहे थे। शनाया ने टूटती हुई आवाज़ में कहा, स्वीकार है। ये शब्द अदा करते ही उसकी हिम्मत जैसे ख़त्म हो गई। इधर आदित्य ने पुरसुकून लहजे में विवाह के सभी मंत्रास और नियम स्वीकार कर लिए। चंद साक्षियों ने हस्ताक्षर कर दिए। पंडित जी ने विवाह पूर्ण होने का ऐलान कर दिया, मगर इस ऐलान पर ना किसी ने बधाई दी, ना किसी ने मुस्कुराया, ना किसी ने तालियां बजाईं। सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो हर दिल पर बोझ बनकर बैठ गई। शनाया आहिस्ता आहिस्ता अपने पिताजी की तरफ बढ़ी। वो उनके गले लगना चाहती थी। वो चाहती थी एक बार वो उसकी बात सुन लें। शनाया ने रोते हुए कहा, पिताजी एक बार मेरी तरफ देख लें। महेंद्र जी ने अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। शनाया ने कहा, पिताजी मैं निर्दोष हूँ। कोई जवाब ना आया। शनाया ने कहा, पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ। महेंद्र जी खामोश रहे। उनकी आंखों से आंसू ज़रूर बह रहे थे, मगर उन्होंने पलट कर नहीं देखा। चंद लम्हों बाद उन्होंने भराए हुए लहजे में कहा, आदित्य जी इसे ले जाइए, मैं अपनी बेटी को विदा करता हूँ। ये वाक़या सुनते ही शनाया के कदम जैसे वहीं जम गए। उसने आखिरी बार अपने बाप को देखा, मगर उन्हें अपनी तरफ देखने की हिम्मत ना हुई। मीरा दौड़कर उसके गले जा लगी। दोनों फूट फूट कर रोने लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से अलग हो गईं। आदित्य चंद कदम आगे बढ़ा। वो कुछ लम्हे शनाया के सामने खामोश खड़ा रहा, फिर नहायत आहिस्तगी से उसके कांपते हुए हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। शनाया ने एक लम्हा उस हाथ को देखा, फिर बेबसी से अपनी नज़रें झुका लीं। आदित्य ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। वो उसे सहारा देते हुए हॉल से बाहर ले आया। बाहर रात की ठंडी हवा चल रही थी। शादी की सजी हुई गाड़ियाँ अब तकरीबन जा चुकी थीं। सिर्फ आदित्य की काले रंग की गाड़ी प्रवेश द्वार के करीब थी।
उसने खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। शनाया एक बार फिर मुड़कर हॉल की तरफ देखने लगी। वो इसी दरवाज़े से ख्वाब लेकर अंदर आई थी। अब उसी दरवाज़े से टूटे हुए दिल के साथ निकल रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आदित्य ने बिना कुछ कहे उसे गाड़ी में बैठने में मदद दी। दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों में गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता हॉल से दूर होती गई। पीछे रह गया एक टूटा हुआ बाप, एक उजड़ा हुआ मंडप, बिखरे हुए फूल, अधूरे ख्वाब, खामोश प्रार्थनाएं, नाकाम प्रेम और एक ऐसा राज जिसकी हकीकत से अभी तक कोई वाकिफ़ नहीं था। गाड़ी रात की सुनसान सड़कों पर खामोशी से आगे बढ़ रही थी। बाहर रोशनियों की कतारें एक एक करके पीछे जाती जा रही थी। अंदर ऐसी खामोशी थी जो सांस लेना भी मुश्किल बना रही थी। शनाया खिड़की के साथ बैठी सामने देख रही थी, मगर उसने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ चंद घंटे पहले का दृश्य बार बार आ रहा था। ईशान, उसका नाम दिल में आते ही सीना जैसे चीरने लगा। वो भी तक यही मनाने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसकी शादी ईशान से नहीं हुई। वो तो बचपन से उसी के ख्वाब देखती आई थी। दोनों ने कितनी रातें भविष्य की बातें करते गुजारी थीं। दोनों ने अपने घर का नक्शा सोच लिया था, अपने बच्चों के नाम तक रख लिए थे, वहाँ तक कि बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया था। वो प्रेम मामूली नहीं था, वो प्रेम शान्या की पूरी ज़िंदगी था। मगर आज चंद लम्हों में सब कुछ ख़त्म हो गया। अब वो एक ऐसे शख्स के साथ बैठी थी जिस वो जानती भी नहीं थी। सिर्फ इतना जानती थी कि वो उसका पति था। ये हकीकत उसके दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह गिरी हुई थी। अचानक उसकी सांस तेज़ होने लगी, दिल ज़ोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे गाड़ी के अंदर हवा ख़त्म हो गई हो। उसने घबराकर दरवाज़े का हैंडल पकड़ लिया। शनाया ने रोते हुए कहा, मुझे वापस जाना है। उसकी आवाज़ मज़ीद बुलंद हो गई, गाड़ी रोको, मुझे वापस जाना है। वो बेख्तियार दरवाज़े खोलने लगी। शनाया ने कहा, गाड़ी रोको, भी रोको। आदित्य ने फ़ौरन उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आदित्य ने सख्त लहजे में कहा, बस। शनाया ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो। आदित्य ने उसे अपनी तरफ खींच लिया ताकि वो चलती गाड़ी का दरवाज़ा ना खोल सके। आदित्य ने कहा, अब तुम आदित्य सिंघानिया की पत्नी हो। शनाया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आदित्य ने कहा, मैं अपनी इज्जत सड़कों पर नीलाम नहीं होने दूंगा। शनाया ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। आदित्य ने कहा, गाड़ी नहीं रुकेगी। शनाया ने कहा, मुझे मेरे पिताजी के पास ले जाओ। आदित्य ने कहा, अब तुम्हारा घर वो नहीं रहा। शनाया ने कहा, मुझे ये शादी अपनी मर्ज़ी से नहीं की। आदित्य ने कहा, फेरे तो हो चुके हैं, विवाह संपन्न हुआ है, यही हकीकत है। उसके लहजे में सख्ती थी, कोई नरमी नहीं थी, कोई तसल्ली नहीं थी, कोई हमदर्दी नहीं थी। शनाया चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, फिर उसने नज़रें झुका लीं। अब जाकर उसे पहली बार एहसास हुआ था कि जिस शख्स के साथ वो बैठी है वो भी शायद आसान मिजाज इंसान नहीं। ये तो पहली ही रात उस पर हुक्म चला रहा था। गाड़ी सतत आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद शहर की भीड़ ख़त्म होने लगी। ऊंची दीवारों वाले बड़े बड़े बंगले नज़र आने लगे। आखिर एक प्रशस्त सफ़ेद बंगलों के सामने गाड़ी आकर रुक गई। बड़ा सा गेट आहिस्ता आहिस्ता खुला, गाड़ी अंदर दाखिल हुई। लॉन में खूबसूरत रोशनियां जल रही थीं, फुहारे से पानी की आवाज़ें आ रही थी। हर तरफ खामोशी थी। आदित्य गाड़ी से उतरा, दूसरी तरफ आकर दरवाज़ा खोला। शनाया बेजान वजूद के साथ नीचे उतरी। उसके कदमों में जान नहीं थी। आदित्य उसे सीधा अंदर ले गया। प्रांगण और आलीशान कॉरिडोर्स के गुजरते हुए उसे ऊपर की मंजिल पर पहुँचे। एक बड़ा सा कमरा खोला गया। कमरे में नफीस फर्नीचर था, हल्की खुशबू फैली हुई थी। हर चीज़ अपनी जगह पर सजी हुई थी, मगर शनाया के लिए वो कमरा किसी कैद खाने से कम नहीं था। आदित्य ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, अंदर बैठो। शनाया खामोशी से जाकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। आदित्य चंद लम्हे उसे देखता रहा। आदित्य ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। वो दरवाजे तक गया, फिर पलटकर दोबारा उसकी तरफ देखा। आदित्य ने सख्त लहजे में कहा, मेरी अनुमति के बिना इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। शनाया ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। आदित्य ने कहा, वरना बाद में पछताओगी। ये कहकर वो बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई।
शनाया चंद लम्हे वैसे ही बैठी रही, फिर जैसे उसके अंदर जमा सारे ज़ब्त टूट गए। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर बुरी तरह रोने लगी। उसकी हिचकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो बार बार एक ही सवाल खुद से पूछ रही थी, आखिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ? उसने आखिर किसका क्या बिगाड़ा था? चंद घंटे पहले वो ईशान की दुल्हन बनने जा रही थी, अब वो किसी और की पत्नी बनकर एक अजनबी घर में बैठी थी। उसने बेख्तियार अपना पर्स तलाश करना चाहा, फिर अचानक याद आया कि वो तो जल्दी में अपना मोबाइल भी साथ नहीं ला सकी। उसकी आंखों में आंसू और तेज़ी से बहने लगे। अगर फ़ोन उसके पास होता तो वो सिर्फ़ एक बार ईशान को कॉल करती, सिर्फ़ एक सवाल पूछती, कहाँ गए वो वादे, कहाँ गई वो मोहब्बत? तुम तो कहते थे पूरी दुनिया भी तुम्हारे ख़िलाफ़ हो जाए फिर भी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। फिर आज चंद तस्वीरों ने तुम्हारा विश्वास कैसे ख़त्म कर दिया? आखिर एक बार मेरी आंखों में देख लेते, एक बार मेरी बात सुन लेते, मगर उसने तो पल भर में सब कुछ ख़त्म कर दिया। शनाया ने आंसू साफ़ किए, फिर अचानक उसके जहन में वो वीडियो घूम गई। उसने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर लीं। वो अच्छी तरह जानती थी वो वीडियोज़ असली नहीं थी, वो उसमें थी नहीं। चेहरा उस जैसा बनाया गया था। ये किसी ने आधुनिक टेक्नोलॉजी से सब कुछ तैयार किया था, या फिर कोई ऐसा धोखा था जिसमें आम आदमी समझ ही नहीं सकता था। मगर एक बात वो पूरे विश्वास से जानती थी, वो वीडियो झूठ थी। उसमें मौजूद लड़की शनाया नहीं थी। शायद दुनिया कभी भी इस बात पर विश्वास ना करती। शायद हर शख्स उसी वीडियो को सच मान लेता, मगर सच तो सिर्फ वो जानती थी, क्योंकि अगर वो तस्वीर में इंसान खुद मौजूद ना हो तो सबसे पहले वही पहचान सकता है कि ये उसका वजूद नहीं है, ये उसका शरीर नहीं है, ये उसकी हकीकत नहीं है। मगर इस सच का कोई साक्षी नहीं था। वो अकेले थी, बिल्कुल अकेले। वो एक ऐसे आरोप के साथ जिसने उसकी मोहब्बत, उसका घर, उसका बाप, उसकी इज़्ज़त, उसकी पूरी ज़िंदगी एक ही दिन में उससे छीन ली थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक इस खामोशी को मज़ीद गहरा बना रही थी। शनाया बिस्तर के एक कोने पर बैठी थी। दुल्हन का लाल लिबास अब उसके लिए खुशियों का आभार नहीं रहा था। मेहंदी लगे हाथ बार बार एक दूसरे में उलझ रहे थे। उसकी आंखें सतत नम थीं। हर चंद लम्हों बाद ईशान का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ जाता। वही वादे, वही ख्वाब, वही भविष्य, सब कुछ एक लम्हे में टूट गया था। दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। शनाया चौंक कर सीधी हो गई। आदित्य आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। उसने अपना कोट उतार कर एक तरफ रखा। चंद लम्हे खड़ा शनाया को देखता रहा, फिर आहिस्ता से सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। आखिरकार आदित्य ने खामोशी तोड़ी। तुम्हें तो दुल्हन की तरह बैठना चाहिए था। शनाया ने कोई जवाब न दिया। वो सिर्फ झुकी हुई नज़रें लिए बैठी थी। आदित्य ने कहा, आखिर तुम मेरी पत्नी हो, शादी हुई है तुमसे, ऐसे ही उठाकर तो नहीं लाया। शनाया ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की। शनाया ने धीमी आवाज़ में कहा, जो कुछ भी हुआ आपके सामने हुआ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। आदित्य ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है। शनाया ने हैरत से उसे देखा। आदित्य ने कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी में एक वारिस चाहिए, इसीलिए ये शादी की है। मेरी प्राथमिकताएं शुरू से स्पष्ट हैं। शनाया ने कहा, मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ। आदित्य ने कहा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। शनाया ने कहा, कृपया मुझे चंद दिन दे दें। आदित्य ने कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए यहाँ नहीं बैठा। शनाया की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। शनाया ने कहा, मेरी पूरी दुनिया चंद घंटों में बिखर गई है। आदित्य ने गहरी सांस ली। अगर तुम वाकई इतनी निर्दोष होती जितना खुद को साबित कर रही हो, फिर आज ये सब ना होता। शनाया ने फ़ौरन सर उठाया। आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। आदित्य ने कहा, मैं सिर्फ वो देख रहा हूँ जो पूरी दुनिया ने देखा। शनाया ने कहा, वो सब झूठ है। आदित्य ने कहा, शायद। चंद लम्हों की खामोशी छा गई, फिर वो दोबारा बोला। आदित्य ने कहा, मैं एक ख़ानदानी आदमी हूँ। अगर मुझे संतान की ज़रूरत ना होती तो शायद ये शादी कभी ना करता। ये वाक़या सुनकर शनाया के दिल में जैसे एक और ज़ख्म लग गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो इस शख्स के लिए एक इंसान से ज़्यादा एक ज़रूरत बन गई थी। कमरे में फिर खामोशी छा गई। आदित्य अपनी जगह से उठा, चंद कदम आगे चलकर खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ, फिर वापस मुड़ा। उसकी नज़रें एक लम्हे के लिए शनाया के लिबास पर ठहरी। वो हल्के से मुस्कुराया। आदित्य ने कहा, लगता है शादी की तैयारी बहुत सोच समझ कर की गई है। शनाया ने फ़ौरन नज़रें झुका ली। उसे फ़ौरन पार्लर का वो दिन याद आ गया। मीरा की हंसी, फुल बॉडी वैक्स, उसकी चीखें, ईशान की पसंद,
डोरियों वाला लिबास, वो सब कुछ जो उसने सिर्फ ईशान के लिए किया था। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। उसने दिल ही दिल में सोचा ये सब ईशान के लिए था, हर तैयारी, हर ख्वाब, हर ख्वाहिश। मगर किस्मत ने उसे एक शख्स के सामने ला खड़ा किया था जो उसे समझने की बजाय सिर्फ अपने फ़ैसलों की भाषा जानता था। उठकर शनाया के पीछे जाकर बैठ गया, दुपट्टा एक झटके से हटा दिया। वो सिर्फ कांप रही थी, वो भी डर के मारे। वो ब्लाउज़ की डोरियां खोलने लगा, फिर बोला, लगता है तुम दोनों की लव मैरिज थी, पूरी तैयारी की थी। शनाया हैरान रह गई। इसका मतलब था कि शायद वो इस बात के बारे में इशारा कर रहा था कि उसने वैक्स करवाई है। वो माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, ये सब कुछ मत करो, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। पता नहीं क्या क्या बोलती रही, यहाँ तक कि आदित्य का भी जैसे दिल उठ सा गया। वो वहाँ से अपनी जगह से उठा और कहने लगा, पता नहीं तुम लड़कियों को ज़िंदगी की हकीकत कब समझ आएगी। आदित्य ने चंद लम्हे उसे खामोशी से देखा, फिर बगैर कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलते हुए वो सिर्फ इतना बोला, आराम कर लो, सुबह बहुत सी बातें करनी है। दरवाज़ा बंद हुआ, कमरे में एक बार फिर खामोशी उतर आई। शनाया ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उसे अभी यकीन नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक दिन में उसकी पूरी ज़िंदगी इतनी बुरी तरीके से बदल चुकी थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। शनाया पूरी रात जागने की वजह से गहरी नींद में थी। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई, फिर एक दरमियानी उम्र की महिला अंदर दाखिल हुई। नौकरानी ने नरमी से कहा, बिटिया उठ जाइए, सुबह हो गई है, साहब ने कहा है कि तैयार हो जाए। शनाया ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं। चंद लम्हे उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर रात के सारे घटनाक्रम एक साथ जहन में ताज़ा हो गए। उसकी आंखें दोबारा नम हो गई। शनाया ने थके हुए लहजे में कहा, क्यों तैयार होना है? नौकरानी ने कहा, साहब ने कहा है कि पगफेरे की रस्म है, आपको पैतृक घर लेकर जाना है। शनाया चंद लम्हे खामोश बैठी रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोबारा अपने पिताजी के घर जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार हुई, सादा सा सूट पहना और सर पर दुपट्टा लिया, फिर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल पर आदित्य पहले से मौजूद था। उसके सामने नाश्ते की मेज़ सजी हुई थी। आदित्य ने उसे देखकर कुर्सी की तरफ इशारा किया। आदित्य ने कहा, बैठ जाओ, नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं। शनाया ने धीमी आवाज़ में कहा, कहाँ? आदित्य ने कहा, तुम्हारे पिताजी के पास। शनाया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आदित्य ने कहा, रात को उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने सुबह फ़ोन करके पूछा था तो अब बेहतर है, घर पे मौजूद हैं, एक बार मिल लेना चाहिए। शनाया ने फ़ौरन नज़रें झुका लीं। शनाया ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। आदित्य चंद लम्हे उसे देखता रहा। क्यों? शनाया ने भराए हुए लहजे में कहा, जिन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं, वो मेरा चेहरा क्यों देखेंगे? आदित्य खामोश रहा। शनाया ने कहा, उन्होंने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। उसकी आवाज़ कांपने लगी। आप खुद सोचें, एक लड़की जिसकी चंद दिन बाद अपनी पसंद के इंसान से शादी होने वाली हो, क्या वो ऐसे काम करेगी जिसने अपनी ही ज़िंदगी तबाह हो जाए? मैं क्यों अपनी इज़्ज़त अपने हाथों से बर्बाद कर दी? कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आदित्य ने पहली बार बिना जवाब दिए उसकी पूरी बात सुनी। कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता। शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने कहा, अब तुम्हारे पिताजी को सुकून सिर्फ एक चीज़ दे सकती है। शनाया ने आहिस्ता से कहा, क्या? आदित्य ने कहा, ये कि तुम अपनी नई ज़िंदगी संभाल लो, इस घर को अपना घर समझो। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब लोग देखेंगे कि तुम अपने घर में खुश हो, तुम्हारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, फिर बहुत सी बातें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। शनाया खामोश बैठी रही। वो जानती थी उसकी इज़्ज़त पर लगने वाला दाग इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, मगर उसके पास रास्ता भी तो कोई नहीं था। उसने आहिस्ता से सर झुका लिया। शनाया ने कहा, शायद मेरे पास अब स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आदित्य ने पहली बार निस्बतन नरमी से कहा, ज़िंदगी कभी कभी हमारे लिए ऐसे फ़ैसले करती है जो हम खुद नहीं करते। शनाया ने आंखों से एक और खामोशी से नाश्ते की प्लेट अपनी तरफ खींच ली। वो जानती थी उसकी पुरानी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। अब इसे चाहे दिल माने या ना माने, एक नई हकीकत के साथ जीना सीखा था। इसी एहसास के साथ उसने दिल में फ़ैसला कर लिया कि वो इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेगी, क्योंकि शायद अब यही उसके पिताजी के सुकून और अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को संभालने का वास्तविक रास्ता था।
शादी के बाद के आरंभिक दिन शनाया के लिए आसान नहीं थे। हर सुबह उसे ये एहसास होता कि उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जिसका उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था। वो खामोश रहती, अपने काम खुद करती, ज़्यादा बात ना करती, मगर वक्त अपनी रफ्तार से गुज़रता रहा। आदित्य भी अपने कारोबार में मसरूफ़ रहता, मगर उसने कभी शनाया के साथ सख्त लहजा इख्तियार नहीं किया। वो उसकी ज़रूरत का ख्याल रखता, वक्त पर खाना खाने की ताकीद करता, डॉक्टर के पास ले जाता। अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो बिना कहे वो चीज़ उसके कमरे में मौजूद होती। शनाया ने आहिस्ता आहिस्ता महसूस किया कि पहली रात का सख्त रवैया शायद उस वक्त की कड़वाहट का असर था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आदित्य ने न चीखता था, न उसकी बेइज्जती करता था, न उस पर बेजा पाबंदियाँ लगाता था। एक शाम शनाया बगीचे में बैठी थी। आदित्य दफ्तर से वापस आया। उसने देखा शनाया खामोशी से डूबते सूरज को देख रही है। आदित्य ने कहा, आज बहुत खामोश लग रही हो। शनाया ने कहा, बस पुरानी बातें याद आ गई थी। आदित्य ने कहा, हर ज़ख्म को भरने में वक्त लगता है। शनाया ने कहा, शायद। वो मुख्तसर सी बातचीत शनाया के दिल में एक अजीब सा सुकून छोड़ गई। इसके बाद दोनों के बीच आहिस्ता आहिस्ता बातें बढ़ने लगीं। कभी नाश्ते की मेज़ पर, कभी शाम की चाय के वक्त, कभी लॉन में टहलते हुए। आदित्य अक्सर उसे उसकी पसंद पूछता, उसके लिए किताबें ले आता, कभी उसकी पसंद का खाना बनवाने का हुक्म देता। शनाया ने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि इस घर की इज़्ज़त भी है। महीने गुजरते गए। फिर एक सुबह शनाया की तबीयत कुछ भिन्न महसूस हुई। आदित्य ने फ़ौरन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। परीक्षण के बाद डॉक्टर मुस्कुराए। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये सुनते ही शनाया की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य के चेहरे पर भी पहली बार बेख्तियार मुस्कान फैल गई। वापसी के रास्ते में गाड़ी के अंदर खामोशी थी, मगर इस खामोशी में उदासी नहीं थी। आदित्य ने आहिस्ता से कहा, अपना ख्याल पहले से ज़्यादा रखना। शनाया ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। चंद दिन बाद दोनों महेंद्र जी के घर पहुँचे। दरवाज़ा खुला, महेंद्र जी सामने आए। कुछ लम्हों तक वो खामोश शनाया को देखते रहे, फिर उनकी नज़रें उसके चेहरे पर ठहर गई। अब वहाँ पहले जैसी टूट फूट नहीं थी, एक हल्का सा आत्मसंतोष था। आदित्य ने आदर से नमस्ते किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य ने कहा, आपको एक शुभ समाचार देना था। महेंद्र जी ने कहा, क्या बात है? आदित्य ने कहा, आप नाना बनने वाले हैं। ये सुनते ही महेंद्र जी की आंखें भर आईं। उन्होंने बेख्तियार शनाया के सर पर हाथ रखा। महेंद्र जी ने कहा, ईश्वर तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। शनाया बरसों बाद अपने पिताजी के सीने से लग कर रो पड़ी। पिताजी? महेंद्र जी ने उसके आंसू साफ किए। जो कुछ हुआ उसने हम सबको तोड़ दिया था। अगर मेरी कोई बात से दिल टूटा हो तो मुझे क्षमा कर देना। शनाया ने रोते हुए कहा, पिताजी मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। इस दिन के बाद बाप बेटी के बीच जमी हुई बर्फ़ काफ़ी हद तक पिघल गई। इधर समाज में भी वक्त गुजारने के साथ वो घटना पहले जैसा विषय नहीं रही। कुछ लोग अब भी कभी कभार जिक्र कर देते, कुछ अब भी शक की निगाह से देखते, मगर रोज़ रोज़ होने वाली फुसफुसाहट बहुत कम हो चुकी थी। एक शाम शनाया और आदित्य घर के लॉन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। शनाया ने काफ़ी देर खामोश रहने के बाद आहिस्ता से आदित्य की तरफ देखा। शनाया ने कहा, एक बात कहूँ? आदित्य ने कहा, कहो। शनाया ने कहा, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके बहुत संपर्क हैं। आदित्य खामोशी से सुनता रहा। शनाया ने कहा, अगर आप चाहें तो शायद पता चल जाए कि मेरे साथ ये सब किसने किया था। उसकी आवाज़ भर आई। मैं जानती हूँ वो वीडियो नकली थी। किसी ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर आप हकीकत मालूम करवा दें तो मैं ज़िंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। आदित्य चंद लम्हों तक खामोश बैठा रहा, फिर उसने गंभीरता से शनाया की तरफ देखा। आदित्य ने कहा, मैं तुम्हारी बात को नज़रअंदाज नहीं करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हकीकत तक पहुँच सकूँ। अगर किसी ने वाकई ये साजिश की है तो बेनकाब होना चाहिए। शनाया की आंखों में कई महीनों बाद आशा की एक हल्की सी रोशनी जागी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी निर्दोषता साबित होने का रास्ता अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। सुबह की नरम धूप लॉन में फैली हुई थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी। फूलों की खुशबू पूरे माहौल में घुल गई थी। शनाया कुर्सी पर बैठी खामोशी से सामने देख रही थी।
उसके हाथ बेख्तियार अपने पेट पर चले जाते। हर लम्हा उसे ये एहसास होता कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। आदित्य दफ्तर जाने से पहले हमेशा की तरह उसके पास आया। आदित्य ने कहा, नाश्ता ख़त्म किया? शनाया ने नज़रें चुराईं। दिल नहीं चाह रहा था। आदित्य ने मेज़ पर रखी तकरीबन भरी हुई प्लेट देखी, फिर उसकी तरफ देखा। आदित्य ने कहा, तुम अब अकेले नहीं हो। शनाया खामोश रही। आदित्य ने कहा, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बच्चा कैसे मजबूत होगा? शनाया ने धीरे से कहा, भूख नहीं लगती। आदित्य उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। आदित्य ने कहा, सिर्फ अपने लिए नहीं खाना, अब अपने बच्चे के लिए भी खाना है। उसने प्लेट उसकी तरफ सरका दी। जितना दिल चाहे उतना खाओ, मगर भूखी मत रहा करो। शनाया ने पहली बार बिना बहस किए प्लेट उठा ली। आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वक्त गुजरता गया। आदित्य की मसरूफियत पहले की तरह बहुत थी, मगर अब उसके नियमित रूटीन में एक नई आदत शामिल हो चुकी थी। हर 2 घंटे बाद फ़ोन करके पूछना। दवाई ली, आराम किया, कुछ खाया? अगर शनाया ज़रा सा भी कह देती कि किसी चीज़ का दिल चाह रहा है तो शाम तक वो चीज़ घर पहुंच जाती। डॉक्टर के हर परीक्षण पर वो खुद साथ जाता। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हमेशा उसके करीब रहता। गाड़ी का दरवाज़ा खुद खोलता, कभी उसे भारी चीज़ उठाने ना देता। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों खिड़की के पास बैठे बारिश देख रहे थे। शनाया काफ़ी देर से खामोश थी। आखिर उसने आहिस्ता से आदित्य की तरफ देखा। शनाया ने कहा, एक बात पूछूं? आदित्य ने मुस्कुरा कर कहा, पूछो। शनाया ने कहा, आपने शादी के शुरू में बार बार ये क्यों कहा था कि आपको सिर्फ बच्चा चाहिए? आदित्य की मुस्कान आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ गई। चंद लम्हे वो बारिश को देखता रहा, फिर गहरी सांस ली। आदित्य ने कहा, कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता। शनाया ने खामोशी से सुनती रही। आदित्य ने कहा, मेरी भी पहले शादी हुई थी। ये सुनते ही शनाया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आदित्य ने कहा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी आवाज़ में पहली बार दर्द साफ महसूस हो रहा था। हम दोनों बरसों तक बच्चे का इंतज़ार करते रहे। जब भगवान ने शुभ चमत्कार किया तो हमें लगा हमारी दुनिया पूरी हो गई। आदित्य चंद लम्हे खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, मगर बच्चे को इस दुनिया में लाते हुए वो भी चली गई। कमरे में खामोशी छा गई। आदित्य ने कहा, मेरा बच्चा भी ना बच सका। शनाया की आंखों में नमी उतर आई। आदित्य ने कहा, एक ही दिन में मेरी पत्नी भी चली गई, मेरा बच्चा भी चला गया। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। इस दिन के बाद मेरा घर बहुत बड़ा लगने लगा। हर कमरा खाली महसूस होता था, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इस खालीपन को भरना चाहता था। शनाया आहिस्ता से उसकी बात सुनती रही। आदित्य ने कहा, मगर इसका मतलब कभी ये नहीं था कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक माध्यम थी। उसने पहली बार सीधा शनाया की आंखों में देखा। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे साथ रहने से मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर ने मेरी ज़िंदगी सिर्फ एक बच्चा नहीं भेजा, बल्कि एक अच्छी जीवन साथी भी भेजी है। तुमसे जो बच्चा पैदा होगा मुझे उससे भी बहुत प्रेम होगा। शनाया की आंखें भीग गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आदित्य के दिल में भी इतने ही ज़ख्म थे जितने उसके अपने दिल में। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे, फिर आदित्य ने आहिस्ता से कहा, एक बात मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई। शनाया ने हैरत से कहा, कौन सी बात? आदित्य ने कहा, मैंने तुमसे शादी सिर्फ मजबूरी में नहीं की थी। मुझे बहुत जल्दी अंदाज़ा हो गया था कि वो वीडियो असली नहीं थी। शनाया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? आदित्य ने कहा, मैं बरसों से बड़े बड़े कारोबार संभाल रहा हूँ। ऐसे नकली कंटेंट पहले भी देख चुका हूँ। मुझे विश्वास था कि तुम्हारे साथ साजिश हुई है। शनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आपने उस वक्त किसी को बताया क्यों नहीं? आदित्य ने कहा, उस वक्त कोई मेरी बात मानने की हालत में नहीं था। हर शख्स भावनाओं में था। मुझे पहले तुम्हें सुरक्षित करना ज़रूरी लगा। शनाया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अगर आप मेरी निर्दोषता साबित करने में मेरी मदद कर दें तो मैं सारी ज़िंदगी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। एहसान की बात क्यों कर रही हो तुम? गुलाम क्यों बनोगी? तुम मेरी पत्नी हो, अधिकार से मेरे साथ रहो। शनाया की आंखों से आंसू बहते रहे, मगर इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद किस्मत ने उसे बहुत कुछ छीना ज़रूर था, मगर उसके बदले में एक ऐसा इंसान भी दिया था जो उसकी निर्दोषता पर विश्वास करता था। आदित्य ने नरमी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने लोगों को लगा चुका हूँ। जिसने तुम्हारे साथ ये अत्याचार किया है वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकेगा। मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। ये सुनकर शनाया ने दिल ही दिल में
कई महीनों बाद आशा की कि एक नई किरण महसूस की, क्योंकि अब वो इस जंग में पहली बार अकेले नहीं थी। इस तरह वक्त गुजरने लगा और डिलीवरी की डेट बिल्कुल करीब आ रही थी। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि आदित्य बेचैनी के साथ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहल रहा था। सफ़ेद दीवारें खामोश थीं। नर्सिस एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रही थी। महेंद्र जी बार बार जाप कर रहे थे। मीरा भी निरंतर प्रार्थना कर रही थी। हर गुजरता लम्हा आदित्य को कई घंटों के बराबर महसूस हो रहा था। अचानक डिलीवरी रूम का दरवाज़ा खुला। एक नर्स मुस्कुराते हुए बाहर आई। नर्स ने कहा, बधाई हो, ईश्वर ने आपको एक स्वस्थ बेटा दिया है। ये सुनते ही आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने बेख्तियार ईश्वर का धन्यवाद किया। महेंद्र जी आंखों से भी आंसू बहने लगे। महेंद्र जी ने कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चंद देर बाद आदित्य पहली बार अपने नन्हे बेटे को गोद में उठाए खड़ा था। नन्हा सा वजूद सुकून से सो रहा था। आदित्य बार बार उसके चेहरे को देखता, फिर मुस्कुरा देता। आदित्य ने धीरे से कहा, मेरे बेटे, दुनिया में स्वागत है। शनाया ने कमज़ोर सी मुस्कान के साथ ये दृश्य देखा। उसके दिल में पहली बार मुकम्मल संतोष था। उसे महसूस हुआ जैसे ज़िंदगी ने बरसों बाद उसके ज़ख्मों पर मरहम रख दिया हो। चंद दिन बाद शनाया बच्चे के साथ घर वापस आई। पूरा बंगलो रोशनियों से सजाया गया था। दरवाजे पर फूलों की सजावट थी। कर्मचारी स्वागत के लिए खड़े थे। महेंद्र जी भी मौजूद थे। चंद करीबी रिश्तेदार भी आए हुए थे। शनाया ने एक नज़र भीड़ पर डाली तो उसका चेहरा बदल गया। वो कई चेहरे भी मौजूद थे जिन्होंने शादी वाले दिन उस पर आरोप लगाया था। वो खामोशी से आदित्य के करीब आए। शनाया ने कहा, इन लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? आदित्य ने मुस्कुराकर बच्चे को देखा। एक ज़रूरी काम बाकी है। शनाया हैरान होकर उसे देखती रही। थोड़ी देर बाद घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर मिल गई। एक बावकार अफसर अंदर दाखिल हुआ। आदित्य आगे बढ़ा, अंदर से उनका स्वागत किया। आदित्य ने कहा, आइए, आप ही का इंतज़ार था। तमाम मेहमान हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। अफसर ने सभी को प्रणाम किया, फिर एक फ़ाइल मेज़ पर रख दी। आदित्य ने कहा, ये मेरे मित्र हैं, डीपीओ साहब। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। डीपीओ ने फ़ाइल खोली। डीपीओ ने कहा, कुछ महीने पहले शनाया के नाम से एक आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें फैलाई गई हैं। हमने इस मामले की पूरी जांच की है। सबकी नज़रें उन्हीं पर जम गईं। डीपीओ ने कहा, फोरेंसिक जांच से साबित हो गया है कि वो वीडियो असली नहीं थी। ये हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। डीपीओ ने कहा, वो आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तैयार की गई थी। उसमें शनाया का चेहरा नकली तरीके से शामिल किया गया था। महेंद्र जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मीरा ने खुशी से शनाया के हाथ पकड़ लिए। कई रिश्तेदार शर्मिंदगी से नज़रें झुकाने लगे। डीपीओ ने फ़ाइल का दूसरा पन्ना खोला। डीपीओ ने कहा, हमने उस अकाउंट का भी पता लगा लिया है जिससे ये कंटेंट फैलाया गया था। पूरा हाल खामोश हो गया। डीपीओ ने कहा, उस अकाउंट का असली मालिक ईशान है। ये नाम सुनते ही शनाया के हाथ कांप गए। महेंद्र जी बेख्तियार कुर्सी पर बैठ गए। हर तरफ हैरानी की आवाज़ें गूंज उठी। एक रिश्तेदार ने कहा, यह असंभव है। दूसरे ने कहा, वो खुद। डीपीओ ने सर हिलाया। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अगला पन्ना खोला। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया है कि वो शनाया से विवाह का वादा कर चुका था। शादी से चंद दिन पहले उसका संपर्क विदेश में रहने वाली एक महिला से हुआ। वो महिला खुद को बहुत अमीर दिखा रही थी। उसने ईशान को विदेश बुलाने का लालच दिया। ईशान ने सोचा कि अगर वो शनाया से शादी करेगा तो उसका प्लान ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए उसने शनाया से जान छुड़वाने के लिए ये साजिश की। हॉल में सन्नाटा छा गया। डीपीओ ने कहा, उसने एआई से नकली वीडियो तैयार करवाई, फिर शादी वाले दिन अलग अलग नंबरों पर फैला दी ताकि विवाह रुक जाए। उसके खिलाफ साइबर क्राइम, मानहानि और धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शनाया की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू बेहिसी के नहीं थे। ये सच सामने आने के आंसू थे। कई रिश्तेदार एक एक करके उसके सामने आए। एक महिला ने कहा, बेटी, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हें समझे बिना बहुत कुछ कह दिया। एक बुज़ुर्ग ने कहा, हम सबसे बहुत बड़ी भूल हुई है। शनाया ने आहिस्ता से सर झुका लिया। इसी दौरान महेंद्र जी उसके करीब आए।
उनकी आवाज़ कांप रही थी। महेंद्र जी ने कहा, बेटी मुझे क्षमा कर देना, मैं उस दिन तुम्हारा विश्वास नहीं कर सका। शनाया ने अपने बच्चे को एक हाथ से संभाला, दूसरे हाथ से अपने पिताजी का हाथ थाम लिया। शनाया ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, वक्त बहुत कठिन था। महेंद्र जी ने बेटी के माथे को चूम लिया। आदित्य खामोशी से ये दृश्य देख रहा था। शनाया ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आभार साफ नज़र आ रहा था। अगर उस दिन आदित्य उसका हाथ ना थामता तो शायद आज वो इस स्थान पर ना होती। आज वो एक सम्मानित इंसान की पत्नी थी, एक नन्हे बेटे की माँ थी, अपने पिताजी की इज्जत वापस ला चुकी थी। उसकी निर्दोषता दुनिया के सामने साबित हो चुकी थी। रही बात ईशान की, तो जांच के दौरान एक और हकीकत भी सामने आ गई। जिस विदेशी महिला के लिए उसने अपनी मोहब्बत, अपना वादा, अपना चरित्र सब कुछ बेच दिया था, वो वास्तव में कोई अमीर महिला थी ही नहीं। वो एक नकली ऑनलाइन आइडेंटिटी निकली जो लोगों को धोखा देकर धन हड़पने वाले गैंग से जुड़ी हुई थी। ईशान ने विदेश जा सका, ना उसे वो दौलत मिली। उसके विदेश जाने के तमाम कागज़ रद्द हो गए। वो यहाँ देश में ही मौजूद था। डिजिटल प्रूफ्स उसके मोबाइल, लैपटॉप और ऑनलाइन अकाउंट से मिल गए। पुलिस ने उसे कानूनी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेशी के लिए ले जाते वक्त उसके चेहरे पर वो अहंकार बाकी नहीं रहा था जिसने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की थी। और शनाया, वो अपने बेटे को सीने से लगाए आदित्य के साथ खड़ी थी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सुकून था, क्योंकि कभी कभी सच को सामने आने में वक्त ज़रूर लगता है, मगर जब सच आता है तो सिर्फ निर्दोषता साबित नहीं करता, बल्कि झूठ के हर चेहरे से नकाब भी उतार देता है।